वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो देखिए, कल की क्लास में हमने पढ़ा था अशोक के धम्म और धम्म महामात्र, अनुसंधान और अशोक के अभिलेखों के बारे में। एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं उसका। तो अशोक का धम्म, जैसा कि मैंने बताया था कि अशोक ने मनुष्यों के नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया वो क्या कहलाए? अशोक का धम्म कहलाया। ये धम्म शब्द क्या था? देखिए, ये एक नैतिक नियमावली थी जो अशोक ने इस धम्म का प्रयोग कब किया था। जैसा कि मैंने बताया था कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि अशोक राजा तो 273 ईस्वी में बन गया, लेकिन क्या हुआ, उसका जो वास्तविक राज्याभिषेक हुआ था सम्राट अशोक का, वो हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में। तो इस 269 ईस्वी पूर्व का 8वें वर्ष क्या होता है? 261 ईस्वी पूर्व। तो 261 ईस्वी पूर्व अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था और कलिंग के युद्ध में भयंकर नरसंहार को देख करके अशोक ने रणघोष के बजाय धम्म घोष का नारा दिया था। तो ये था अशोक का धम्म। उसके बाद हमने पढ़ा था धम्म यात्रा। जैसा कि मैंने बताया कि अशोक से पहले विहार यात्राएं की जाती थी और राजा यात्रा पर जाते समय शिकार करते थे पशुओं का, लेकिन अशोक ने पशुओं के शिकार पर क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी। इसे कहा गया धम्म यात्रा। अनुसंधान यानी कि अशोक ने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिन प्रादेशिकों अथवा कर्मचारियों की नियुक्ति की वो क्या कहलाए? अनुसंधान कहलाए। इसके बाद हमने पढ़ा धम्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष की थी। इनका प्रमुख कार्य क्या था कि साम्राज्य में अपने धर्म का प्रचार करना, लोगों में दानशीलता के प्रति प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना और उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये धम्म महामात्रों के कार्य थे। और अंत में हमने पढ़ा था अशोक के अभिलेख। जैसा कि मैंने बताया था कि अशोक ने कुल 14 शिलालेख या अभिलेख बनवाए थे, जो कितने स्थानों से प्राप्त हुए? 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2018 में एक प्रश्न आया था एग्जाम में कि अशोक का रोमिनदेही अभिलेख क्यों प्रसिद्ध है? तो रोमिनदेही अभिलेख क्यों प्रसिद्ध है? इसमें बताया गया है कि अशोक ने भूमि कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। अभिलेखों में बताया कि अशोक के जो मानसेरा व सावाजगढ़ी जो अभिलेख हैं ये खरोष्टी लिपि में मिले हैं और ये दोनों अभिलेख पाकिस्तान से प्राप्त हुए थे। ज्यादातर जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में थे अशोक के। अशोक ने अपने राज्याभिषेक से संबंधित एक लघु शिलालेख में स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। स्वयं को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है। ठीक है। अशोक के जो धम्म की परिभाषा है वो दूसरे व तीसरे शिलालेख में दी गई है तथा अशोक ने प्रथम शिलालेख में पशु बलि पर रोक लगाई थी। पशु बलि पर रोक लगाई।
यहां तक हमने पढ़ लिया था, यहां तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन और मौर्य समाज के बारे में। तो आगे देखिए मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन से पहले शायद एक मिस्टेक हुई थी पिछली वीडियो में, उसको मैं कंफर्म आपको करा देता हूं कि मैंने बताया था बाबरू शिलालेख। इस बाबरू शिलालेख जो कि अशोक का शिलालेख था, यह वैराट से प्राप्त हुआ था और इसकी खोज मैंने शायद 1837 बताया था, तो खोज है 1834 में कैप्टन वर्ट ने की थी और इसको सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। ठीक है, तो यदि गलती हुई हो तो यहां सुधार कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में देखिए भारत में सबसे पहले केंद्रीयकृत व्यवस्था मौर्य काल में आई थी। इस केंद्रीयकृत व्यवस्था में जो सर्वे सर्वा होता था वो स्वयं सम्राट अथवा राजा होता था। अब केंद्रीयकृत व्यवस्था होती क्या है? देखिए, एक चीज होती है केंद्रीकृत और दूसरा होता है विकेंद्रीकृत व्यवस्था। केंद्रीकृत व्यवस्था में क्या होता है कि शासन की जो समस्त शक्तियां होती हैं, सभी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती हैं। ठीक है, और विकेंद्रीकृत व्यवस्था में शासन की जो शक्तियां होती हैं ना, वो बटी हुई होती हैं। तो मौर्य काल में क्या है, शासन की जो शक्तियां सम्राट या राजा के हाथ में होती थी, यानी वही सर्वे सर्वा होता था। लेकिन उस समय राजा निरंकुश नहीं होता था, निरंकुश नहीं था। ठीक है, मौर्य प्रशासन में कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए, और वो 7 अंग कौन कौन से हैं? राजा, अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग। राजा, अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, मित्र और सेना। ये कौटिल्य के अनुसार मौर्य प्रशासन में राज्य के 7 अंग थे। छोटे प्रश्न में पूछ भी लेता है कि कौटिल्य के अनुसार मौर्य प्रशासन में राज्य के 7 अंग कौन कौन से थे। ठीक है, इसके बाद में राजा जब मंत्री व पुरोहितों की नियुक्ति करता था तो उनके चरित्र की भली भांति तरीके से जांच कर लेता था कि ये व्यक्ति कैसा है। किसी को मंत्री बनाना है या पुरोहित बनाना है तो उनके चरित्र के बारे में जानकारी लेता था। इस प्रक्रिया को कहा जाता था उपधा परीक्षण। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन देखिए, अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख मिलता है और इन विभागों को कहा जाता था तीर्थ, और तीर्थ के अध्यक्ष या मुखिया को महामात्र कहा जाता था। दोबारा देखें, केंद्रीय प्रशासन के बारे में बताया गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है और इन 18 विभागों को कहा जाता था तीर्थ, और प्रत्येक तीर्थ का एक अध्यक्ष होता था, उस अध्यक्ष को कहा जाता था महामात्र। उसके बाद दूसरा है समाहर्ता। ये कौन होता था? कई बार प्रश्न में पूछ लेता है कि मौर्यकालीन प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो राजस्व एकत्रित करने वाला जो व्यक्ति होता था, राजस्व एकत्र
करने वाला कौन कहलाता था? समाहर्ता कहलाता था। इसका और क्या काम था कि आय व्यय का ब्यौरा रखना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, व वार्षिक बजट तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना। ठीक है, तो ये हुआ समाहर्ता। इसके बाद सन्निधाता, और इस सन्निधाता का दूसरा नाम है कोषाध्यक्ष। देखिए, कोषाध्यक्ष यानी कि 26 विभागों का उल्लेख मिलता है मौर्य प्रशासन में, और इन विभागों के जो अध्यक्ष थे वो अलग अलग थे, जैसे कि शीताध्यक्ष। ये शीताध्यक्ष जो होता था वो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अगला पर्ण्याध्यक्ष, पर्ण्याध्यक्ष व्यापार व वाणिज्य का अध्यक्ष होता था, व्यापार व वाणिज्य से संबंधित होता था। लक्षणाध्यक्ष, ये मुद्रा जारी करने वाले विभाग से संबंधित होता था। लूणाध्यक्ष, यह बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। इसके अलावा आटविक अध्यक्ष, और यह वन विभाग से संबंधित होता था, वन विभाग से संबंधित होता था। तो इस तरह से मौर्य प्रशासन में 26 विभागाध्यक्षों या सन्निधाता का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख हैं शीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष, पर्ण्याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य से संबंधित, लक्षणाध्यक्ष महत्वपूर्ण है, मुद्रा जारी करने वाले अध्यक्ष को मौर्य प्रशासन में क्या कहा जाता था? लक्षणाध्यक्ष। लूणाध्यक्ष बूचड़ खाने से संबंधित होता था, और आटविक अध्यक्ष वन विभाग से संबंधित होता था। इसके बाद प्रांतीय प्रशासन। देखिए, प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था ये 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था, यानी कि मगध का जो साम्राज्य था वो 5 प्रांतों में विभाजित था। उनमें सबसे पहला अवंती, उत्तरापथ, तीसरा है दक्षिणापथ, चौथा मध्य देश, और 5वां है कलिंग। तो इस तरह से जो पूरा मगध साम्राज्य था वो 5 प्रांतों में विभाजित था, अवंती, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य देश और कलिंग। यहां तक एक बार पुनः देख लेते हैं कि मौर्य जो प्रशासन था, सबसे पहले भारत में मौर्य प्रशासन में ही केंद्रीकृत व्यवस्था आई थी। केंद्रीकृत व्यवस्था के बारे में मैंने बताया कि सभी शक्तियां जिस किसी एक व्यक्ति के अधीन हो वहां केंद्रीकृत व्यवस्था होती है। जैसे मौर्य काल में सम्राट के अधीन होती थी सभी शक्तियां, लेकिन वह निरंकों से नहीं होता था। कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन में राज्य के 7 अंग बताए। 7 अंगों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। पहला राजा, अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, मित्र और सेना। ये 7 नाम याद रखना है। राजा जो होता था वो मंत्री अथवा पुरोहितों की नियुक्ति कब करता था? जब उनके चरित्र की भली भांति तरीके से जांच कर लेता था। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? उपदा परीक्षण। केंद्रीय प्रशासन में बताया गया है कि अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख मिलता है। जैसे मैंने बताया, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? चाणक्य की पुस्तक है। और 18 विभागों को क्या कहा जाता? तीर्थ कहा जाता, और इनके अध्यक्ष को कहा जाता था महामात्र। आगे बात आती है समाहर्ता कौन था? तो मौर्य काल में राजस्व एकत्रित करने वाला जो व्यक्ति था वो समाहर्ता कहलाता था। इसका और कार्य था आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना।
सन्निधाता जिसका दूसरा नाम था कोषाध्यक्ष। तो इस तरह मौर्य प्रशासन में 26 कोषाध्यक्षों का वर्णन मिलता है, जिनमें प्रमुख हैं जैसे कृषि विभाग का अध्यक्ष शीताध्यक्ष, पण्याध्यक्ष व्यापार से संबंधित, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा से संबंधित, लूणाध्यक्ष बूचड़ खाने से संबंधित और आठविक अध्यक्ष वन विभाग से संबंधित होता था। प्रांतीय प्रशासन में हम पढ़ते हैं कि मगध साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। अवंती, उत्तरापद, दक्षिणापद, मध्य देश और कलिंग, ये पांचों प्रांत आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इससे आगे पढ़ते हैं। तो प्रांतीय प्रशासन में हम पढ़ रहे थे कि मगध साम्राज्य जो था वो 5 प्रांतों में विभाजित था और ये पांचों जो प्रांत थे ये विषयों में बटे हुए थे, जो कि विषपतियों के अधीन थे। ठीक है। इसके अलावा जिले का प्रशासनिक अधिकारी, जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक कहलाता था और यह स्थानिक समाहर्ता के अधीन होता था, समाहर्ता के अधीन। सबसे छोटी इकाई का मुखिया, सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप कहलाता था। यह गोप 10 ग्रामों के समूह को संभालता था। ठीक है। अगले देखो, नगर प्रशासन। नगर प्रशासन के बारे में हमें मेगस्थनीज से जानकारी मिलती है कि मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में बताया है कि नगर का शासन प्रबंध 30 व्यक्तियों की एक समिति द्वारा किया जाता था। इन 30 व्यक्तियों की 6 समितियां बनी हुई थी। कितनी समितियां थी? 6 समिति। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। ये जो 6 समितियां थी उनमें जैसे कि व्यापार संबंधी समिति, जन्म मृत्यु का पंजीयन करने वाली समिति, कर संबंधी समिति, इस तरह से ये 6 समितियां होती थी। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सैन्य व्यवस्था। मौर्य काल में सैनिक प्रबंध हेतु 30 लोगों की समिति निर्धारित थी और ये 30 जो लोग थे ये 6 समितियों में बटे हुए थे। सेम नगर प्रशासन की तरह ही था। इन 6 समितियों में से प्रत्येक में 5-5 सदस्य शामिल होते थे। प्रश्न में पूछ लेता है कि सैन्य व्यवस्था ये तो कितनी समितियां बनी हुई थी मौर्य काल में? 6 समिति। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। देखिए सैन्य व्यवस्था में पैदल, हाथी, अश्व व नौसेना शामिल थे। बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास लगभग 6 लाख पैदल सैनिक, ठीक है, 50,000 अश्वारोही और
9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित सेना थी। यहां पर सैन्य व्यवस्था में जो सैनिक प्रबंध की देखरेख करता था, सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला व्यक्ति, देखरेख करने वाला जो व्यक्ति होता था वो अंतपाल कहलाता था। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि मौर्य काल में अंतपाल कौन था? तो मौर्य काल में सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? अंतपाल कहलाता था। तो ये पढ़ा हमने नगर प्रशासन और सैन्य व्यवस्था के बारे में। नगर प्रशासन में कहां से जानकारी मिलती है? मैगस्थनीज के इंडिका से। कितने व्यक्तियों की समिति? 30 व्यक्तियों की। समितियां कुल कितनी थी? 6। एक समिति में सदस्य 5 होते थे। ये समितियां जैसे व्यापार संबंधी समिति, जन्म मृत्यु का पंजीयन करने संबंधी समिति, कर संबंधी समितियां। सैन्य व्यवस्था में भी इसी तरह से 6 समितियां होती और 5-5 सदस्य शामिल होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में पैदल, हाथी, अश्व और नौसेना शामिल थे। इनके पास 6 लाख पैदल सैनिक थे, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित एक सेना थी। अंतपाल, अभी मैंने बताया कि सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला व्यक्ति अंतपाल कहलाता था। अब देखिए मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। इसमें बताया गया है कि मौर्य काल में सर्वोच्च जो अधिकारी होता था, यानी कि न्याय से संबंधित सर्वोच्च अधिकारी, वो स्वयं सम्राट होता था। कौन होता था? सम्राट या राजा होता था। ठीक है। और निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे। सबसे ऊंचे, यानी कि न्याय व्यवस्था में सबसे ऊंचा जो था वो था पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय। ठीक है। अब देखिए सर्वोच्च अधिकारी स्वयं सम्राट और निचले स्तर पर क्या होता था? ग्राम न्यायालय होते थे। तो सम्राट और ग्राम न्यायालयों के अलावा 2 प्रकार के न्यायालय और थे मौर्य व्यवस्था में। 2 प्रकार के न्यायालय कौन कौन से थे? जिनमें पहला था धर्म स्थीय न्यायालय। देखिए इन न्यायालयों में न्याय करने वाले जो व्यक्ति होते थे वो 3 अमात्य या पुरोहित धर्मशास्त्र में निपुण होते थे। इन न्यायालयों में चोरी, डकैती व लूट से संबंधित मामले शामिल थे, जिन्हें साहस कहा जाता था। ठीक है। ये जो न्यायालय था ये एक प्रकार से दीवानी अदालत थी। इनके अलावा चोरी, डकैती, लूटपाट के अलावा यहां पर मानहानि और कुवचन तथा मारपीट से संबंधित मामले भी शामिल होते थे, जिन्हें वाक पौरुष या दंड पौरुष कहा जाता था। तो यह हुआ धर्मस्थीय न्यायालय। दूसरा जो न्यायालय था उसका नाम है कंटक शोधन न्यायालय। इन न्यायालयों को फौजदारी अदालतें भी
कहा जाता था। यहां पर 3 अमात्य या प्रदेष्टि मिलकर के राज्य व व्यक्ति के मध्य विवादों का निपटारा करते थे। यहां पर नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था तथा जनपद न्यायाधीश को राजयुक्त कहा जाता था। इसके अलावा यहां कौटिल्य ने अथवा चाणक्य ने कानून के 4 अंग बताए हैं। कानून के 4 अंग बताए हैं, जिनमें धर्म, व्यवहार, शासन व चरित्र शामिल हैं। तो छोटा प्रश्न पूछ लेता है कि कौटिल्य ने कानून के 4 अंग कौन कौन से बताए हैं। नंबर 1 धर्म, दूसरा व्यवहार, तीसरा शासन और नंबर 4 चरित्र। तो इस तरह से ये अपना मौर्यकालीन प्रशासन हुआ। अब बात करेंगे हम मौर्यकालीन समाज के बारे में। इसको मिटा देता हूं, अब पढ़ेंगे मौर्यकालीन समाज। अब देखो मौर्यकालीन समाज। देखिए मौर्यकालीन समाज की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, ये पुस्तक का नाम है, तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। जैसा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बताया है कि मौर्यकालीन समाज 4 वर्णों में विभाजित था और इस वर्णाश्रम व्यवस्था को ही सामाजिक संगठन का आधार माना। किसने? कौटिल्य ने। सामाजिक संगठन का आधार किसे माना है? वर्णाश्रम व्यवस्था को। इसके बाद मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया है कि मौर्यकालीन जो समाज था वो 7 जातियों में विभाजित था। वो जातियां बताई हैं, जैसे शिकारी, पशुपालक, किसान, कारीगर, शिल्पी। इस तरह से 7 जातियों में वर्णन बताया है। मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो अधिक उन्नत नहीं थी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं बताई गई है, नहीं थी। फिर भी स्त्रियों को पुनर्विवाह व नियोग प्रथा की अनुमति थी। इस तरह से यह था मौर्यकालीन समाज में। प्रमुख यही है कि कौटिल्य ने मौर्यकालीन समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया है और इस वर्णाश्रम व्यवस्था का जो आधार था वो था सामाजिक संगठन। इधर मेगास्थनीज ने इसे 7 जातियों में विभाजित किया हुआ बताया है। यहां मेगास्थनीज ने व्यवसाय, वर्ण व जाति में कोई विभेद नहीं किया है, कोई भी भेद नहीं किया है। जबकि कौटिल्य ने सामाजिक संगठन किसके आधार पर माना? वर्णाश्रम के आधार पर। यहां पर स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं बताई गई है, लेकिन स्त्रियों को पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति प्रदान की गई थी।
तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो इस तरह से ये मौर्यकालीन समाज के बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इससे संबंधित जो भी नोट्स हैं वो पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगली जो क्लास है यानी कि कल हम जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे शुंग वंश और सातवाहन वंश के बारे में। तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।